रात के 2:30 बजे थे जब अर्जुन की नींद अचानक टूटी। उसके कमरे में अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा, सोचते हुए कि शायद ये सिर्फ हवा की आवाज है, लेकिन आवाज रुकी नहीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पिछले महीने अपने नाना के पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। यह घर दिल्ली के एक पुराने इलाके में था, जहां संकरी गलियों में अधिकतर घर खाली पड़े थे। नाना की मृत्यु के बाद यह घर वर्षों से बंद था। आवाज अब और स्पष्ट हो गई थी। लग रहा था जैसे ये ऊपर की मंजिल से आ रही है। अर्जुन को याद था कि ऊपर की मंजिल में सिर्फ एक पुराना स्टोर रूम था, जिसमें नाना का पुराना सामान रखा हुआ था। हिम्मत जुटाते हुए वो बिस्तर से उठा। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा कि कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन वो आवाज अब भी आ रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए अर्जुन ऊपर पहुंचा। स्टोर रूम का दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी दरार से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, आवाज अचानक बंद हो गई। खामोशी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में चांदनी की मध्यम रोशनी आ रही थी। पुराने बक्से, किताबें और धूल से ढके फर्नीचर नजर आ रहे थे। कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने को मुड़ा, उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक पुराने अलमारी के सामने फर्श पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। ये कल रात नहीं थे। वो बुदबुदाया। अगली सुबह अर्जुन ने अपने पड़ोसी राम काका से इस बारे में पूछा। राम काका एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो इस मोहल्ले में पिछले 40 वर्षों से रह रहे थे। बेटा, तुम्हारे नाना का घर, राम काका ने हिचकिचाते हुए कहा। वहां कुछ अजीब बातें होती रहती थी। कैसी अजीब बातें? तुम्हारे नाना कभी अकेले नहीं रहते थे। उनका कहना था कि घर में कोई और भी रहता है। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगली कुछ रातें अपेक्षाकृत शांत रही। अर्जुन ने सोचा कि शायद वो सिर्फ नए घर के कारण परेशान हो रहा था। लेकिन 5वीं रात, इस बार आवाज सिर्फ खुरचने की नहीं थी। कुछ चल रहा था, जैसे कोई बड़ी भारी चीज फर्श पर घिसट रही हो। अर्जुन का खून सूख गया। यह आवाज ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे से आ रही थी, तहखाने से। उसे याद आया कि इस घर में एक पुराना तहखाना भी था, जिसके बारे में नाना ने कभी बात नहीं की थी। रसोई में एक छुपा हुआ दरवाजा था जो तहखाने में जाता था। अगली सुबह दिन की रोशनी में हिम्मत जुटाकर अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा खोजा। रसोई की दीवार में एक छोटा लकड़ी का पैनल था जो बाकी दीवार से थोड़ा अलग दिख रहा था। जैसे ही उसने पैनल को धक्का दिया, वो एक तरफ खिसक गया। पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। बासी हवा का एक झोंका आया, ऐसी बदबू जैसे कुछ बहुत दिनों से बंद हो। मोबाइल की टॉर्च लेकर अर्जुन धीरे धीरे नीचे उतरा। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थी। हर कदम पर वे चरमराती थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा कमरा था। दीवारें नम थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन जो चीज उसका ध्यान खींची, वो कमरे के बीच में रखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। बक्से पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसके आसपास फर्श पर वही निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए बक्से को खोला। अंदर पुराने कागजात, कुछ तस्वीरें और एक मोटी डायरी थी। डायरी उसके नाना की लिखावट में थी। उसने पहला पन्ना पलटा। 15 अप्रैल 1987। यह घर खरीदने के बाद से अजीब चीजें हो रही हैं। रात को आवाजें आती हैं,
जैसे कोई दीवारों के अंदर फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन का गला सूख गया। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। 22 अप्रैल 1987। मैंने पड़ोसियों से पूछा। पता चला कि इस घर के मालिक गोपाल जी एक दिन अचानक गायब हो गए थे। उनकी लाश कभी नहीं मिली। 30 अप्रैल 1987। आज रात मैंने तहखाने में कुछ खुदाई करने का फैसला किया। लगता है जैसे कोई नीचे से मदद मांग रहा हो। यहां डायरी की एंट्रियां कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। अगली एंट्री 2 महीने बाद की थी, 15 जून 1987। मैंने जो खोजा है वो बहुत भयानक है। गोपाल जी की हड्डियां तहखाने की दीवार के अंदर दबी हुई थी। लगता है उन्हें जिंदा दफनाया गया था। 16 जून 1987। मैंने उनकी हड्डियों को सही तरीके से दफनाने की कोशिश की, लेकिन वे अभी भी यहां हैं। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। 20 जून 1987। मैंने समझ लिया है कि वे अपने हत्यारे को खोज रहे हैं। जब तक न्याय नहीं होता वे चैन से नहीं जा सकते। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने पन्ने पलटे तो पाया कि नाना ने अपनी जांच के बारे में विस्तार से लिखा था। मुझे पता चल गया है कि गोपाल जी की हत्या उनके भाई ने की थी, मनोहर, संपत्ति के लिए। मनोहर अभी भी इस मोहल्ले में रहता है, लेकिन मैं पुलिस में शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि कोई सबूत नहीं है। अचानक अर्जुन को समझ आया कि मनोहर कौन था। राम काका। उसके पड़ोसी राम काका का असली नाम मनोहर था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो बार बार डायरी की वो बातें पढ़ता रहा जिसमें नाना ने लिखा था कि कैसे गोपाल जी की आत्मा न्याय की तलाश में है। रात के 2 बजे वो आवाज फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार ये अलग थी। अर्जुन, अर्जुन, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। तहखाने में आओ। अर्जुन जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ अजीब सी ताकत उसे खींच रही थी। वो तहखाने में उतरा। इस बार कमरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक बुजुर्ग व्यक्ति का साया। गोपाल जी? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। आकृति ने धीरे से सिर हिलाया। आपको न्याय चाहिए। फिर से सिर हिलाया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? कोई सबूत तो है नहीं। तभी आकृति ने दीवार की तरफ इशारा किया, जिस दीवार से नाना ने हड्डियां निकाली थी। उसमें अभी भी एक छोटी सी दरार थी। अर्जुन ने अपने मोबाइल की रोशनी दरार में डाली। अंदर कुछ चमक रहा था। उसने दरार को थोड़ा बड़ा करके देखा। अंदर एक छोटा सोने का लॉकेट था। लॉकेट पर मनोहर से गोपाल को 1985 लिखा हुआ था। यह सबूत था, हत्या से पहले दिया गया तोहफा, जिसे मनोहर ने शायद यहां छुपा दिया था। अगली सुबह अर्जुन पुलिस के पास गया। उसने पूरी कहानी बताई और लॉकेट दिखाया। पुलिस को यकीन दिलाना मुश्किल था, लेकिन जब उन्होंने लॉकेट की जांच की और पुराने रिकॉर्ड देखे तो पाया कि गोपाल जी सचमुच गायब हुए थे। राम काका, जिसका असली नाम मनोहर था, वो पकड़ा गया। उम्र के कारण वो कमजोर हो चुका था। पुलिस की पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने संपत्ति के लालच में अपने भाई को मार डाला था और तहखाने की दीवार में दफना दिया था। मनोहर को गिरफ्तार करने के बाद उस रात से घर में सन्नाटा छा गया। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। अर्जुन समझ गया कि गोपाल जी की आत्मा को शांति मिल गई थी। उसने नाना की डायरी में आखिरी एंट्री पढ़ी। अगर कभी मैं न रहूं और कोई इस घर में आए तो उसे ये सच्चाई पता होनी चाहिए। गोपाल जी सिर्फ न्याय चाहते हैं, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते।
वे बस चाहते हैं कि उनके हत्यारे को सजा मिले। ये घर शापित नहीं है, ये सिर्फ एक अन्यायी की आत्मा का घर था जो न्याय का इंतजार कर रही थी। अब ये घर वाकई शांत था। अर्जुन को लगा जैसे नाना भी कहीं से मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जो काम अधूरा छोड़ा था उसे उनके पोते ने पूरा कर दिया था। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक सपना आया। उसमें दो बुजुर्ग व्यक्ति एक साथ चलते हुए किसी उजाले की तरफ जा रहे थे। एक गोपाल जी थे और शायद दूसरे उसके नाना। ये दोनों मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर उस उजाले में गायब हो गए। अर्जुन जाग गया। बाहर सुबह हो चुकी थी। पहली बार महीनों में उसे लगा कि यह घर वास्तव में उसका अपना घर है। आज भी अर्जुन उस घर में रहता है। वो अक्सर सोचता है कि कितनी चीजें हमारे आसपास घटित हो रही होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। कभी कभी सच्चाई इतनी गहराई में दबी होती है कि उसे निकालने के लिए किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। गोपाल जी की आत्मा को शांति मिल गई थी क्योंकि आखिरकार न्याय हो गया था और अर्जुन को यह समझ आ गया था कि कभी कभी उसे अतीत की आवाज़ों को सुनना चाहिए क्योंकि वे हमें कोई महत्वपूर्ण सच्चाई बताने की कोशिश कर रही होती हैं। वो रात, वो खुरचने की आवाज़, वो सभी निशान, सब कुछ एक मकसद के लिए किया गया था, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए। और जब सच्चाई सामने आई तो वे सभी आवाज़ें हमेशा के लिए शांत हो गई।